प्रॉपर्टीज में फिजिकल स्टेट आती है इसकी. इट्स अ पर्पल कलर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस. इसके अलावा थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो थर्मली डिकम्पोज हो जाता है. इसे आप डायरेक्ट दे रहे हैं तो भी टूट जाता है, QH की प्रेजेंस में भी टूट जाता है. और जिस कंपाउंड से भी बना था ये पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4 ये उसी में चेंज हो जाता है. तो इट्स ऑल्सो इंटरचेंज रिएक्शन लाइक क्रोमियम की मेटलर्जी हमने पढ़ा था. क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन कैन इंटरचेंज ऑरेंज टू येलो कलर, येलो टू ऑरेंज कलर. सिमिलरली यहाँ पे गर्म करेंगे तो ये जो पर्पल कलर है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा. तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको अकेले गर्म करके. तो ये है KMnO4, इसे गर्म किया, गर्म करने पे चेंज हो गया K2MnO4. तो ये पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम पर मैग्नेट बन गया और साथ में इसमें निकली MnO2 गैस. और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस बच जाएगी, साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गई थी. सिमिलर बिहेव लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट, वहाँ भी ऐसे ही हुआ था. पोटेशियम क्रोमेट बना था, क्रोमियम का एक ऑक्साइड बना था, साथ में ऑक्सीजन गैस निकली थी. सिमिलरली यहाँ भी हम इसको गर्म कर रहे हैं तो एक तो बन गया पोटेशियम परमैंगनेट से पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4, साथ में गैस निकली, ऑक्साइड निकला मैंगनीज का, दैट इज MnO2, और बाद में बच गई ऑक्सीजन गैस, साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गई. और नेक्स्ट सब्सटेंस की बात करें तो मैंने कहा KMnO4 को यदि KOH के साथ गर्म किया जाए तो भी ये थर्मल डिकम्पोजिशन दिखाता है और चेंज टू सिमिलर काइंड ऑफ सब्सटेंस, ऐसे के वैसे ही सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा. और रिएक्शन की बैलेंसिंग देखें हम तो पोटेशियम तो ऑलरेडी बैलेंस हो चुके हैं. हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो यह हाइड्रोजन में निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, साथ में ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होगी. तो प्रॉपर्टीज में पहले तो ये पर्पल कलर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है. थर्मल स्टेबिलिटी में हम बात करें तो ये KMnO4 जो है, चाहे इसे अकेला गर्म करें चाहे आप ऐसे KOH के साथ करें, चेंजेस टू पोटेशियम मैग्नेट, तो इसका कलर होता है पर्पल, इसका कलर है ग्रीन. तो हीटिंग का इफेक्ट दिखेगा क्योंकि पर्पल से वो ग्रीन कलर का हो जाएगा और साथ में निकलती है इसमें ऑक्सीजन गैस. अगेन वही बात शो हो रही है, पुराना जो पढ़ा उससे कोलिंग करने की कोशिश कीजिए और बिहेवियर आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, चीज़ें आसान हो जाएगी. जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर ये जो रिएक्शन है पोटेशियम डाइक्रोमेट से मिलती जुलती है. वहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम क्रोमेट में चेंज हो रहा था, अपना क्रोमियम का ऑक्साइड बना था Cr2O3. सिमिलरली मैंगनीज भी अपना ऑक्साइड बना रहा है MnO2, वहाँ भी ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही थी और यहाँ भी ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है. और यहाँ भी हमने बात की थी कि जब पानी को ट्रीट करो तो बेस बनता है और बेस को गर्म करो तो पानी निकलता है. कार्बोनेट को गर्म करो तो CO2 बनता है, CO2 के रिएक्शन में कार्बोनेट बनता है. इंटरचेंज प्रोडक्ट के कोरिलेशन को याद रखेंगे तो रिएक्शन याद हो जाएंगे हमें आराम से. थर्मल स्टेबिलिटी आगे. नेक्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिहेवियर इज इट्स ऑक्सीडाइजिंग नेचर. तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये भी थोड़ी सी सिमिलैरिटी दिखा रहा है पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. पर बिहेवियर में थोड़ा सा डिफरेंस है. बिहेवियर में डिफरेंस इस तरह है कि वो सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ही काम करता था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, जबकि KMnO4 जो है हम देखेंगे चाहे मीडियम एसिडिक हो, चाहे न्यूट्रल हो, चाहे बेसिक हो, तीनों ही मीडियम में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है. सबसे पहले हम इसके 3 डिफरेंट मीडियम में इसकी ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन देखेंगे. तो पोटेशियम परमैंगनेट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिलहाल ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +7 है. और इसमें हम सबसे पहले जो रिएक्शन ले रहे हैं वो है एसिडिक मीडियम की रिएक्शन. एसिडिक मीडियम में बात की है +7 अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, चेंज हो जाती है +2 में. तो वो जो बात हमने की थी हम उसी रिएक्शन को देखेंगे.
इसमें एक बात याद रखिएगा, एसिडिक मीडियम में सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज़ किया जा सकता है, नाइट्रिक एसिड और क्लोरीन नहीं यूज़ किया सकते विद द सेम रीजंस। HCl यूज़ करेंगे तो क्लोरीन गैस निकल जाएगी, इसलिए नहीं यूज़ कर सकते। और याद हो आपको, नाइट्रिक एसिड खुद बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो KMnO4 को मौका ही नहीं देता रिड्यूस होने का, उससे पहले वो खुद ही रिड्यूस हो जाता है, इसलिए हमें सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड ही यहाँ यूज़ करना है। रिएक्शन देखते हैं, KMnO4 की रिएक्शन करवाई सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, से बनने वाले प्रोडक्ट में K2SO4, भाई जो मेटलिक पार्ट है वो नॉन मेटलिक पार्ट से जुड़ेगा, और इसे भी को लिंक कर सकते हैं आप पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन के साथ में। पोटेशियम तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता नहीं है, तो वो तो K2SO4 ही बनाएगा। मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट अब चेंज होनी है, +7 से +2 के साथ सल्फेट बनेगा, तो बनेगा MnSO4, तो ट्वाइस MnSO4, क्योंकि मैंगनीज उस तरफ 2 है। और जहाँ तक सल्फेट है, हमने 3 यूज़ कर चुके हैं सल्फेट, उसे बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 मल्टीप्लाई किया, वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे 3, और अगर 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल रहे हैं तो हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ है 8 ऑक्सीजन, हमने उसमें से यूज़ किए सिर्फ 3 ऑक्सीजन, इसका मतलब यहाँ पे निकलेंगे 5 नेसेंट ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसे काम करने में मदद करेंगे। तो यहाँ निकले हैं 5 नेसेंट ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, पहली थी +7 और अब है +2, और अगर याद हो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला, तो वो होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मोल, 1 मोल सब्सटेंस पर। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को कई बार वैलेंसी फैक्टर भी कहा जाता है, तो डजेंट मैटर, वैलेंसी फैक्टर लिखा हो तो भी वही बात है। 1 मोल, ये तो यहाँ 2 नहीं कंसिडर करेंगे स्टोइचियोमेट्रिक, हम इसे 1 मोल मानेंगे, तो 1 मोल में बात करें तो +7 से ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हुई है, तो चेंज कितने का है? 5 का, 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए इसने, तो इसका मतलब इस रिएक्शन में हो जाएगा 158 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट 158 डिवाइडेड बाय 5, तो यह मॉलिक्यूलर वेट 5 से चेंज हो जाएगा। तो हम कोरिलेट कर रहे थे इसी के फैमिली मेम्बर के एक इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, और हमने वहाँ बात की पोटेशियम डाइक्रोमेट जहाँ सिर्फ एसिडिक मीडियम में काम करता है, वहीं एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों मीडियम में काम करता है। वहाँ हमने उसकी चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग हमने उसे इक्विवेलेंट वेट के टर्म में डिवाइड किया था। याद करें तो पोटेशियम डाइक्रोमेट +6 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, +3, एक में 6 का चेंज हो रहा था, और यहाँ 1 मोल में 5 का चेंज हो रहा है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम न्यूट्रल मीडियम में। न्यूट्रल मीडियम में हम इसे वाटर के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में बिहेव करवाएंगे, और जो बात हमने पहले बोली है उसी बेसिस पे आप देखेंगे कि अगर आपने पानी डाला है और ये अगर बेस है, अल्कली है, तो इट प्रेफर टू फॉर्म वाटर, पानी बनाने की बेस बनाने की कोशिश करेगा KOH। अगेन वही सिमिलर बिहेवियर दिख रहा है कि पोटेशियम अल्कली मेटल है, अंदर पानी है, तो पानी के साथ रिएक्शन करके बेस बनाएगा। जब बेस रिएक्ट करता है तो पानी निकलता है, और ये पानी से निकल के बेस बनाएगा, तो ये मॉलिक्यूल बन जाएंगे एक तो KOH। मैंगनीज जब अपने ऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाएगा, अभी तक हमने इसका प्रेफरेंशियल ऑक्साइड MnO2 ही देखा है एज ए बाय प्रोडक्ट, बहुत सारे ऑक्साइड थे, हम निकलते भी MnO2 को ही देख रहे हैं। और अगर आप ऑक्सीजन कंपेयर करें तो यहाँ पर 8 और 9 ऑक्सीजन हो रही है, और अगर हम वहाँ कंपेयर करें तो हमारी 4, 5, 6, 7, 8, 9 3 ऑक्सीजन का डिफरेंस है। इसका मतलब ये कि ये जो 3 ऑक्सीजन निकलेंगी नेसेंट ऑक्सीजन के रूप में, इसके कारण वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। और पर मोल अगर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखें हम, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, और आप देख सकते हैं यहाँ पे है +4, इसका मतलब यहाँ पर 3 का चेंज है, 3 इलेक्ट्रॉन ही गेन कर रहा है, तो वैलेंसी फैक्टर 3 हो गया। आप चेक कर सकते हैं 5 नेसेंट ऑक्सीजन निकल रहे थे तो वैलेंसी फैक्टर 5 था, 3 नेसेंट ऑक्सीजन निकल रहे हैं तो वैलेंसी फैक्टर भी 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट जो है वो हो जाएगा
इसका मॉलिकुलर वेट होता है 158 और इट विल बी डिवाइडेड बाय 3 क्योंकि इसका वैलेंसी फैक्टर 3 है। तो आप याद रखिएगा स्टाइशियोमेट्री को मत इम्पॉर्टेंस दीजिएगा क्योंकि स्टाइशियोमेट्री नहीं काउंट की जाती है। एक मोल सब्सटेंस कितना है उसमें कितनी चेंज हो रही है वो चीज़ देखी जाती है। तो अगर आपने यहाँ की स्टाइशियोमेट्री कंसिडर कर ली तो आप तो 6 कर देंगे उसको, तो गलती मत कीजिएगा। एक मोल में कितना हुआ, 2 क्रोमियम थे एक ही मोल में से 2 बार कैलकुलेट किया था, या एक मोल में से एक ही मैंगनीज इसलिए एक ही बार कैलकुलेट करना है। तो थर्ड बात करते हैं, थर्ड है बेसिक मीडियम। अब हम आते हैं बेसिक मीडियम पर। और अगर अब आ रहे हैं बेसिक मीडियम पे, तो बेसिक मीडियम में इसके रिएक्शन KOH के साथ में कराएंगे। तो दिस इज KMnO4, इट्स गोइंग टू रिएक्ट विथ बेस KOH और ये अपने दूसरे पोटेशियम के सॉल्ट पोटेशियम मैंगनीट में चेंज हो जाएगा, दैट इज K2MnO4 टर्न्स टू ग्रीन। गर्म करके भी ग्रीन में चेंज हो गया था, तो बेसिक मीडियम में भी ग्रीन में चेंज हो रहा है। को रिलेट कर सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन के साथ में। वहाँ भी हमने किया था क्या, बेसिक मीडियम में ट्रीट किया था, क्या बन गया था, क्रोमेट, कलर चेंज हो गया था। और यदि हम एसिडिक मीडियम की बात करें तो एसिडिक मीडियम में भी कलर चेंज हुआ था, तो ऑरेंज टू ग्रीन, ऑरेंज टू येलो, येलो टू ऑरेंज, वैसे यहाँ पर बेसिक मीडियम में हो रहा है पर्पल टू ग्रीन कलर। तो याद आया, पानी की रिएक्शन करो तो बेस बनता है और बेस की रिएक्शन करो तो पानी बनता है, तो पानी बन जाएगा यहाँ पे बाय प्रोडक्ट के रूप में। बहुत सिमिलर बिहेवियर है, अगर हम नोटिस करें तो कहीं कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है इस बिहेवियर में। तो अगर हम इस बिहेवियर को ध्यान रखेंगे तो इसके बाय प्रोडक्ट से रिएक्शन बनाने में आसान होगी और कुछ सब्सटेंस रह भी चाहते हैं तो उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मेन प्रोडक्ट निकल गया, ऑक्सीजन काउंट करते हैं, चलिए यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन इधर है, 4 वहाँ पर है। यहाँ पे अगर हम बात करें मल्टीप्लाई पोटेशियम बैलेंस कर दी हमने तो 8 ऑक्सीजन हो गए, बस यहाँ पे एक ऑक्सीजन का एक्स्ट्रा फर्क आ रहा है, तो यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन 1 निकल रहा है। और अभी तक हमने देखा जब 5 नेसेंट ऑक्सीजन निकलते तो वैलेंसी फैक्टर 5 होता था, 3 निकलते 3, अब मेरे ख्याल से 1 निकल रहा है, तो 1 ही होना चाहिए। देखते हैं, चलिए चेक करते हैं अपन। तो यहाँ KMnO4 ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 और यहाँ पे अगर बात करें तो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो कितने का फर्क है, 1 का फर्क है। तो अगर इसके इक्विवेलेंट वेट की बात की जाए तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा अब 158 डिवाइडेड बाय 1। इसका मतलब बेसिक मीडियम में जो इसका मॉलिकुलर वेट होता है वही इसका इक्विवेलेंट वेट भी होता है। तो दिस इज द रिएक्शंस ऑफ KMnO4 which is showing it can behave like a oxidizing agent in both in all the 3 mediums like basic, acidic and neutral। वैलेंसी फैक्टर इंपॉर्टेंट है, बनने वाले प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। KMnO4 एसिडिक मीडियम बनाएगा Mn+2, न्यूट्रल मीडियम बनाएगा MnO2 और बेसिक मीडियम जो होगा उसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +7 से +6। तो वैलेंसी फैक्टर एसिडिक मीडियम में 5, न्यूट्रल में 3 और बेसिक में 1 होता है। और इसकी रेडॉक्स रिएक्शन में फिर वही बात है कि अगर हम इसकी मेन रिएक्शन याद रखें, प्रोडक्ट याद रखें हम इसको, तो रिएक्शन हम उस वक्त भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे थे सब प्रॉपर्टीज़ ऑफ KMnO4। जैसे देखा इससे पहले ये पर्पल कलर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, थर्मली अनस्टेबल है, गर्म करने पर चेंज कर देगा अपना कलर, क्योंकि फिलहाल ये पोटेशियम परमैंगनेट है जो पर्पल कलर का होता है, और गर्म करने पर चाहे उसे आप डायरेक्ट गर्म करें चाहे KOH के साथ गर्म करें ग्रीन कलर का हो जाएगा, क्योंकि ये पोटेशियम मैंगनेट बना देगा। ये तीनों ही मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। एसिडिक मीडियम में ध्यान रखना है कि हम सल्फ्यूरिक एसिड ही लें, क्योंकि HCl के साथ रिएक्शन में क्लोरीन गैस रिलीज होगी इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन, और नाइट्रिक एसिड खुद एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो इसके कॉम्पिटिटर के रूप में आ जाएगा। एसिडिक मीडियम में यदि बात करें तो KMnO4 से बनेगा Mn+2, वैलेंसी फैक्टर 5, इसलिए 158 डिवाइडेड बाय 5। न्यूट्रल बात करें तो हम बात करेंगे KMnO4 विल बी चेंज इनटू MnO2, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज बाय 3, therefore it is 158 by 3। और यदि बेसिक मीडियम बात करें तो पोटेशियम परमैंगनेट से बन जाएगा पोटेशियम मैग्नेट, चेंज इन वैलेंसी फैक्टर इज 1, therefore मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 1, इक्विवेलेंट वेट जितना है उतना ही क्या होगा, इसका मॉलिकुलर वेट होगा। हम देखते हैं इसकी रिएक्शन जिसमें ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। हम बात करें पोटेशियम परमैंगनेट के ऑक्सीडाइजिंग नेचर की, तो इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर में
सबसे पहले हम बात करते हैं जब ये एसिडिक मीडियम में होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं। जो हमने पिछली बार बात की थी कि हम रिड्यूसिंग एजेंट और उसके अगर प्रोडक्ट याद रख लें तो हम रिएक्शन उसी वक्त बना सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। पहला, मोहर सॉल्ट या फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट अगर हम लेते हैं तो उसका प्रोडक्ट होगा फेरिक सल्फेट, दैट इज Fe2SO4 होल थ्राइस। अगर हम ऑक्सैलिक एसिड लेते हैं दैट COOH, प्रोडक्ट होगा CO2 और वाटर। अगर हम H2S लेते हैं मिलेगा सल्फर। SO2 लेते हैं तो प्रोडक्ट विल बी सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं प्रोडक्ट विल बी नाइट्रोजन गैस। ये सब वो रिड्यूसिंग एजेंट है जो पोटेशियम परमैंगनेट के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कर सकते हैं। और वही हम बात कर रहे हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन यदि ओवरऑल देखी जाए तो बहुत बड़ी होती है विद द कॉम्प्लिकेटेड स्टोइचियोमेट्री। अगर हम उनके प्रोडक्ट ही याद रखते हैं तो उस वक्त ये रिएक्शन बना सकते हैं। तो जो हमने एग्जाम्पल है रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, उनके साथ हम कुछ रिएक्शन करके देखेंगे। पेरोक्साइड अल्दो खुद ही एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मगर ये दोनों बिहेवियर दिखाता है। तो क्योंकि KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके साथ ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा और प्रोडक्ट के रूप में जो है बनाएगा H2O + O2। और सोडियम थायोसल्फेट याद करें, सोडियम थायोसल्फेट या इसे हाइपो भी कहते हैं। इसका प्रोडक्ट वेरी कर रहा है, वहाँ पे बनाता है सोडियम सल्फेट और सल्फर, ये भी बनाएगा पर वो न्यूट्रल मीडियम में बनाता है। तो यहाँ बनाएगा ये सोडियम डाइथायोनेट कहते हैं इसे, इट विल फॉर्म सोडियम डाइथायोनेट। तो एसिडिक मीडियम में जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा तो ये कुछ रिड्यूसिंग एजेंट है जिसके साथ ये रिएक्शन करेगा। हमने इनके प्रोडक्ट देख लिए हैं और ये वही बहुत कुछ है। फेरस सल्फेट यूज़ किया जा चुका है ऑलरेडी, ऑक्सैलिक एसिड यूज़ किया जा चुका है, H2S यूज़ किया जा चुका है, SO2 यूज़ किया जा चुका है, सोडियम थायोसल्फेट भी यूज़ किया था, पर प्रोडक्ट वेरी कर रहा है। अदरवाइज इनको छोड़ दिया जाए तो आप कहीं भी नहीं पाएंगे कि प्रोडक्ट में कोई वेरिएशन है। जो प्रोडक्ट पिछली बार बने थे वही प्रोडक्ट पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ बने थे, वही प्रोडक्ट अभी भी बन रहा है। तो हम इसके कुछ रिएक्शंस करके देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम फेरस सल्फेट के साथ करते हैं। आप याद करें तो फेरस सल्फेट जो होता है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट फिलहाल आयरन की +2 है और आयरन की +2 से ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। आसानी से वो +2 से +3 में चेंज होता है, इसलिए वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और इसे फ्रेशली प्रिपेयर लेना इसलिए ज़रूरी है कि हो सकता है अगर ये पुराना हो तो ये ऑलरेडी फेरिक में चेंज हो चुका हो। तो इससे बचने के लिए हम इसमें मोहर सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं जो एक डबल सॉल्ट होता है, NH4 होल टाइम्स SO4 FeSO4.6H2O। और ये जो मोहर सॉल्ट होता है इसका डिस्कशन फेरस सल्फेट के एप्लीकेशन में आएगा। तो ये मोहर सॉल्ट यूज़ करने में चांसेस बहुत कम होते हैं कि आयरन जो है +3 में चेंज हो चुका हो, क्योंकि बल्क में रहता है तो डायरेक्ट एयर के कॉन्टेक्ट में ये नहीं आता है। पहले फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन देखते हैं। अगर मैं एसिडिक मीडियम में बात करूँ तो हमारी रिएक्शन थी पहली वाली KMnO4, इसकी रिएक्शन याद कीजिए सल्फ्यूरिक एसिड से कराई थी। और मैंने कहा था जो मेटलिक पार्ट है वो चेंज हो जाएंगे, जिसमें पोटेशियम अपनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करने के कारण K2SO4 ही बनाएगा, पर मैंगनीज +7 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो जाएगा। तो जो बनने वाले प्रोडक्ट थे वो थे K2SO4 + ट्वाइस MnSO4 + 3H2O 5 नेसेंट ऑक्सीजन। यही रिएक्शन ये बार बार रिपीट होती है तो ऑटोमेटिकली हमारा रिविजन हो जाता है, क्योंकि कोई रिड्यूसिंग एजेंट कोई भी है इसके रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आने वाला। जैसे इस बार आपका FeSO4 नेसेंट ऑक्सीजन लेना कंपलसरी है, जैसे बोला जा चुका है कि अगर वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है। और इसका बनने वाला प्रोडक्ट यदि
Fe2SO4 होल थ्राइस है, तो ऑब्वियसली पहले तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद भी सल्फेट की रिक्वायरमेंट हमारी बनी हुई है, इसलिए हम सेकेंड स्टेप में अगेन सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या यूज़ किया जा रहा है, पानी या एसिड या जो कुछ भी या नहीं यूज़ करना है, वो सेकेंड स्टेप की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। फिर साथ में बन जाएगा H2O, और क्योंकि वहाँ पे 5 नेसेंट ऑक्सीजन दी गई थी, हमने एक ही यूज़ किए, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया गया है तो जो नेट इक्वेशन हमारी अब आएगी वो कुछ ऐसे आएगी, ट्वाइस KMnO4 विथ 10 FeSO4, 5 और 3 7 सल्फ्यूरिक एसिड हो चुके हैं, 5 और ये 7 H2SO4 changes to K2SO4, 5 Fe2SO4 whole thrice, 8 H2। ये हो गई हमारी कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन, जो मैंने कहा था काफ़ी बड़ी होती है विद कॉम्प्लिकेटेड स्टोइचियोमेट्री, और हमें देखिए प्रोडक्ट याद थे तो हमने रिएक्शन उसी वक्त बना ली। सेकेंड एक रिएक्शन करके देख रहे हैं ऑक्जेलिक एसिड के साथ में इसकी, अगेन स्पीडली अब याद हो गया होगा, ट्वाइस KMnO4 will react with 3 molecules of sulfuric acid, the product will be K2SO4 plus twice MnSO4 plus 3 H2O, 5 नेसेंट ऑक्सीजन। अपना बिहेवियर नहीं चेंज करा, और यही चीज़ का बेनिफिट लेके हम रिएक्शंस खुद ही बना सकते हैं। ऑक्जेलिक एसिड भी कोई नेचर नहीं चेंज करेगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ इसने जो प्रोडक्ट बनाए थे अभी भी वही बनाएगा। नेसेंट ऑक्सीजन लेना कंपलसरी, कुछ लगेगा और कि नहीं वो देखते हैं। तो निकलेगा 2 मॉलिक्यूल CO2 के निकल गए, आप देख सकते हैं यहाँ पर CO2 और एक H2O निकल गया, कुछ नहीं लगा। हाँ, क्योंकि यहाँ 5 नेसेंट ऑक्सीजन है इसलिए होल इक्वेशन विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो नेट रिएक्शन में आ जाएगा ट्वाइस KMnO4 प्लस 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, 5 नेसेंट से 5 नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, फिर 3 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड, और अगला K2SO4 प्लस 10 CO2, 8 H2। अगर आपको तुरंत ही रिएक्शन चाहिए, जैसे टाइट्रेशन में रिएक्शन रिडॉक्स में यूज़ करते हैं जिसमें फॉर्मूला होता है M1V1 अपॉन M2V2, M1V1 अपॉन N1 इक्वल्स टू M2V2 अपॉन N2, जिसमें N1 और N2 स्टोइचियोमेट्री होती है। सपोज इसकी मोलरिटी M1 लिया आपने, वॉल्यूम V1 लिया, तो उसकी स्टोइचियोमेट्री चाहिए 2, और ऑक्जेलिक एसिड की मोलरिटी आपने M2 ली है, वॉल्यूम V2 है, तो उसकी स्टोइचियोमेट्री 5 से डिवाइड करना पड़ता है। तो आप एक को रिलेशन देख सकते हैं। अभी हम देखा था इसका वैलेंसी फैक्टर 5 है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर आप देख सकते हैं। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिलहाल कितनी है CO2 में, +3 से क्या हो रहा है +4, 1 मोल में 2 एटम है, तो कितने का वेरिएशन है 2 का, तो इसका मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है 2। इसका 5 देखा था हमने, इसका वैलेंसी फैक्टर अगर आप देखो तो वो आता है 2 इस तरह, क्योंकि यहाँ एक कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और ये +3 से जो है वो चेंज हो रहा है +4 में। तो कितने का चेंज है 1 का, पर 1 मोल में 2 एटम है, तो 1 में 1 का चेंज तो 2 में 2 का, तो इसका वैलेंसी फैक्टर इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका वैलेंसी फैक्टर इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जिसका जो वैलेंसी फैक्टर है वो दूसरे की स्टोइचियोमेट्री है। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन ऑक्जेलिक एसिड के साथ में, और ये रिएक्शन फेरस सल्फेट के साथ में। 2 रिएजेंट के साथ और कर लेते हैं, H2S और SO2 के साथ में। Two molecules of KMnO4 with 3 molecules of sulfuric acid react together, form K2SO4 plus 2 molecules of MnSO4 plus 3 H2O
प्लस 5 नेसेंट ऑक्सीजन। रिएक्शन किससे कराना है? H2S से, जिसका प्रोडक्ट क्या है? सल्फर। H2S नेसेंट ऑक्सीजन लेना कंपलसरी है, तो ये बन जाएगा H2O प्लस सल्फर। मेंटेन करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया है इसको। रिएक्शन में 5 नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो गए, तो जो प्रोडक्ट बचेगा ट्वाइस KMnO4 प्लस 5H2S प्लस 3 molecules of sulfuric acid and will give K2SO4 plus twice MnSO4 plus 8H2। रिएक्शन और एसिड के साथ में H2SO4 will form K2SO4 plus twice MnSO4 plus 3H2O plus 5 नेसेंट ऑक्सीजन। और यहाँ अगर रिएक्शन करूँ SO2 नेसेंट ऑक्सीजन लेना कंपल्सरी एंड टू कंप्लीट रिएक्शन विल रिक्वायर वाटर। इट विल फॉर्म H2SO4। ये जो रिएक्शन है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 से। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ नेसेंट ऑक्सीजन नहीं कैंसिल हो रहा है, और भी हम देख सकते हैं। यहाँ 5 सल्फ्यूरिक एसिड और यहाँ 3 है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड भी कैंसिल होंगे और यहाँ जो है वो 2 सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल जो है बच जाएंगे। तो नेक्स्ट रिएक्शन हुई हमारी ट्वाइस KMnO4 प्लस 5SO2। क्रिस क्रॉस देख रहे हैं, 5 वैलेंसी फैक्टर इसका है और 2 इसका, प्लस 5H2O changes to K2SO4 plus twice MnSO4 plus 2H2SO4। और अगर वाटर भी देखें तो यहाँ कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि वहाँ 3 वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ 5 वाटर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ 2 रह जाएंगे। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई SO2 के साथ में। तो हमारी ओवरऑल कोशिश ये है कि आप ये याद रखें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, उसका बनने वाला प्रोडक्ट कौन सा है। और अगर आप वो रिएक्शन के प्रोडक्ट याद रखेंगे तो आप उसी वक्त कोशिश कीजिए कि रिएक्शन बन जाए। बहुत आसानी से बन जाती है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपसे बन जाएगी। तो ये हमने बात की कि जब पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, हम उसकी कुछ रिएक्शन देखना चाहते हैं न्यूट्रल मीडियम में कि वो किसके साथ में न्यूट्रल मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है।